गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी। तो लास्ट में अपन ने उष्मा गतिकी के कुछ नियमों के बारे में बताया था कि उसके 3 नियम थे। तो अपन ने पहले नियम को बताया था कि वो शून्य कोटि का नियम था। सेकेंड नियम जो जिसको सेकेंड नियम बोला जाएगा वो प्रथम नियम था, और थर्ड जिसको बोला जाता है वह द्वितीय लॉ था। ठीक है, द्वितीय नियम था। तो अपन ने शून्य कोटि का जो नियम बताया था, शून्य कोटि का नियम क्या बताया था मैंने, इसका जो डिस्कवर हुआ था ना वह सबसे पहले हुआ था, सॉरी बाद में हुआ। जब फर्स्ट और सेकंड आ गए उसके बाद शून्य कोटि का नियम आया। लेकिन इसको जब शून्य कोटि, ये सबसे पहले आना चाहिए लेकिन बाद में आया, इसलिए इसका नाम शून्य कोटि रखा गया। ठीक है, यदि उष्मा गतिकी, यहां पे वापस मैं एक बार तीनों नियमों की चर्चा कर देता हूं। उष्मा गतिकी के नियम, और उष्मा गतिकी के नियम की बात कर रहे हैं तो अपन को पता है सबसे पहले अपने पास आया था शून्य उष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम। ठीक है, सेकेंड अपन ने बात की थी उष्मा गतिकी के प्रथम नियम, जो अभी तक पढ़ना है अपने, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम। ठीक है, और लास्ट थर्ड पॉइंट अपन ने बात की है उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। इन 3 नियमों के बारे में मैंने बताया है। इसमें फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ चुके हैं, मतलब उष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम पढ़ चुके हैं। इस नियम में मैंने एक चीज आपको बताई थी, यदि दो निकाय आपस में एक दूसरे से भिन्न है या दोनों का ताप एक दूसरे से भिन्न है, और तीसरा निकाय यदि दोनों के साथ एक क्या बोलते हैं, यदि दोनों के साथ एक ताप साम्य में होता है, बराबर, तो वह जो भिन्न निकाय होती है वह आपस में भी एक दूसरे की साम्य अवस्था में होगी। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग साम्य अवस्था में है, अलग तापीय साम्य अवस्था में है, तो वह आपस में भी तापीय साम्य अवस्था में होगी। सीधी सी बात है। यदि अपन ने शून्य कोटि का नियम यह पढ़ा था, मान लो दो निकाय ली ए और बी दोनों एक दूसरे से तापीय साम्य में भिन्न है, बराबर, जिसका तापमान दोनों का भिन्न है, और सी का तापमान, यदि एक निकाय लिया सी और सी का तापमान ए के साथ और सी का तापमान बी के साथ तापीय साम्य अवस्था में, तो ये जो ए और बी होगी ना, ये भी आपस में कौन से रूप में होगी, तापीय साम्य अवस्था में होगी। तो ये अपन ने किस नियम के बारे में बात की थी, अपन ने शून्य कोटि के नियम के बारे में बात की थी। तो यहां पे अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं अपने पास उष्मा, जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन उष्मा के बारे में कि उष्मा क्या, ये चीज अपन पहले पढ़ के आ चुके। उष्मा एक पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और एक है कार्य, वर्क के बारे में। इन चीजों के बारे में अपन यहां पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक की चीजें क्या होती है। जैसे अपन उष्मा के बारे में सारी चीजें पढ़ के आगे, पहले यदि मैं उष्मा को डिनोट करने जाऊंगा ना, तो उष्मा के बारे में अपन चीजें पढ़ के आगे, यहाँ पे उष्मा के बारे में अपन चीजें पढ़ के आगे। ठीक है, यदि मैं उष्मा को एक रूप में, एक वर्ड में डिनोट करने जाऊंगा ना, इस हेट को, तो ये चीज मैंने कितनी बार पहले भी बता चुका हूं। जो ये उष्मा होती है ना, एक प्रकार की ऊर्जा है। इस पे अपन ने एक बात भी की थी, साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको फ्लूइड माना था, तरल माना था, कि एक तरल कैसे बहता है, जैसे ही उष्मा का भी तरल के रूप में बहना होता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों को ये तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ओनली रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। तो सीधी सी बात है, अपन इसको कितनी बार लिखवा चुके हैं कि उष्मा
एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी है। यदि हिट को डिनोट किए जाएगा तो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। ये अपने पास ऊष्मा है, ठीक है। अपन बात करेंगे अगले वाले की, जिसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? हर निकाय की कोई ना कोई तो अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा होगी। आंतरिक ऊर्जा, बराबर, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो अपन ने जैसे ऊष्मा के बारे में बात की थी कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, बराबर। जैसे यहां पे अपने पास चीजें लिखी हुई है, जब दो पिंड ऊष्मीय संपर्क में लाए जाते हैं तो इससे ऊष्मा का प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। तो ये अपन ने पढ़ी कि इससे ऊष्मा के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हमेशा हीट जो होती है ना, वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, बराबर। और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो साम्य अवस्था के अंदर आ जाती है भाई, बराबर। जो अपन ने दो निकाय लिए, दोनों का टेम्परेचर मान लो अलग है, तो जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उन दोनों निकाय होती है जो तापीय साम्य अवस्था के अंदर आ जाती है, बराबर। तो ये ऊष्मा के बारे में बात होती है। आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा को समझने के लिए, जैसे मान लो अपने पास एक निकाय है, कोई अपने पास एक निकाय है, ठीक है। एक निकाय बनाते हैं अपन, यहां पे कोई निकाय है जिसमें गैस भरी पड़ी है, ठीक है। इसमें कोई गैस भरी पड़ी है, ये नीचे की तरफ बर्नर लगाया गया है, ठीक है। यहां पे एक गैस भरी पड़ी है, बराबर। इसके अंदर ये गैस है, गैस के अणु है। इस गैस के अणु, ये अपने पास कोई पिस्टन है, ये अपने पास क्या है, पिस्टन है, ये पिस्टन है। ये डेल एक्स, इसमें कुछ चेंजेज आया पिस्टन के अंदर। चेंज कब आता है, डेल एक्स चेंज कब आता है? जब मान लो इसको कुछ क्यू ऊष्मा दी जाती है। क्या बोला? क्यू ऊष्मा दी जाती है इस बर्नर के सहायता से। ये अपने पास बर्नर है और बर्नर की सहायता से क्यू ऊष्मा इसको दी जाती है। तो गैस के जो अंदर के अणु होते हैं, इनकी आंतरिक, गैस की अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, बराबर। गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, जैसे ही आप क्यू कोई ऊष्मा इसमें दे रहे हो तो गैस के अणु की आंतरिक ऊर्जा इसमें होगी, बराबर। और जो पिस्टन होता है ना, उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बराबर। वह ऊपर की तरफ, या ऊपर की तरफ यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता है। तो ये अपने पास एक अपन ने पिस्टन बनाया है, ठीक है, जिसमें गैस की कुछ आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पे अपन आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे। यदि मैं आंतरिक ऊर्जा की बात करूंगा तो आंतरिक ऊर्जा गैस के अणुओं के अपने अंदर एक आंतरिक ऊर्जा, एक इंटरनल एनर्जी होगी इन गैस के अणुओं की। और जो आंतरिक ऊर्जा वह किस पर निर्भर करती है? ये दो ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। एक तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, भाई इस गैस के जो अणु है, जो मॉलिक्यूल्स है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, एक तो उस पर। एक इन अणुओं की जो स्थिति ऊर्जा होती उस पर। यदि मैं आंतरिक ऊर्जा को डिनोट करने जाऊंगा तो दो बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहली बात क्लियर करेंगे यहां पे, सबसे फर्स्ट आंतरिक
आंतरिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। क्या? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आंतरिक गतिज ऊर्जा। और आंतरिक गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे यहां पे, बराबर। आंतरिक गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो अपन ने क्या बोला, इस गैस के जो गैस भरी पड़ी, इस निकाय के अंदर जो गैस भरी पड़ी है, इन गैस के अणुओं के जब इसको कोई ऊष्मा दी जाती है तो इन गैस के अणुओं के मध्य कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गैस के अणुओं की कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होगी, कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जो उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा कहलाएगी भाई। सीधी सी बात है। तो यदि मैं बोलूंगा आंतरिक गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो उसके तापमान निर्भर करती है भाई, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, बराबर। तो यहां पे सीधी सी बात है, आंतरिक गतिज ऊर्जा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तापमान पर निर्भर करती है। तो गैस के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। यदि यहां पे लिखेंगे गैस के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। क्लियर? यदि मैं बोलूंगा, ये पहला पॉइंट इसका हो गया कि गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होगी, जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वह हमेशा ताप पर निर्भर करती है, कितना ताप इसको मिल रहा है। सेकंड बात इस पे बात करेंगे, यदि मैं बोलूंगा परम ताप, जिसको 0 केल्विन पे डिनोट किया जाता है, यदि मैं बोलूंगा वहां पे आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो वहां पे आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान हमेशा 0 होगा। परम ताप पर आंतरिक गतिज ऊर्जा का जो मान रहता है वह 0 होगा। परम ताप पर गैस की आंतरिक गतिज ऊर्जा, यदि लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप पर आंतरिक गतिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, परम ताप पर आंतरिक जो गतिज ऊर्जा होगी वह 0 होगी। ये आंतरिक गतिज ऊर्जा की बात के लिए सीधी सी बात है। किसी निकाय के अंदर गैस भरी पड़ी है, यदि उसे ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ताप, कुछ टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इधर उधर भागने लगते हैं, उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको ही बोला जाता है आंतरिक गतिज ऊर्जा। गैस के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा। अब गैस के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है तो उसके लिए एक बात और लिखेंगे, यह किसके द्वारा, गैस के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। गैस के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है। आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है। अगली बात करेंगे अपन सेकंड पॉइंट की यहां पे बात करेंगे अपन। सेकंड पॉइंट अपने पास होता है जो आंतरिक ऊर्जा का, जो आंतरिक ऊर्जा मैंने बोला दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो आंतरिक गतिज ऊर्जा पे, गैस के अणुओं के आंतरिक गतिज ऊर्जा पे। सेकंड होती है आंतरिक ऊर्जा आंतरिक स्थिति ऊर्जा पे। सेकंड पॉइंट होता है अपने पास आंतरिक स्थिति ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक स्थिति ऊर्जा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी।
चलो अपन ने गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के बारे में बात की कि गतिज ऊर्जा कैसी होगी, तो अणुओं की अपने कुछ न कुछ गति होगी भाई, ताप बढ़ने पर उसमें उन अणुओं के बीच में कुछ न कुछ तो गति होगी, तो वही ऊर्जा एक अपने पास गतिज ऊर्जा के रूप में आई। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ कि यदि मैं आंतरिक स्थिर ऊर्जा, गैस के अणुओं के आंतरिक स्थिर ऊर्जा को कैसे पता लगाऊंगा, तो भाई गैस के अणु है, यदि एक तो अणु होगा नहीं, यदि मैं कोई निकाय मान लो, सूक्ष्म निकाय लो या स्थूल निकाय लो, बड़ा निकाय लिया, तो वो असंख्य अणुओं से मिलकर, असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, बराबर। तो उसमें एक कण तो है नहीं, बहुत सारे कण होंगे, तो उन कणों के मध्य में कुछ आकर्षण बल भी होता होगा, कुछ एट्रैक्शन फोर्स भी रहता होगा, और उसी एट्रैक्शन फोर्स को अपन किस रूप में करते हैं, तो भाई वो उसकी स्थिति ऊर्जा होती है। तो अपन आंतरिक स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे, तो निकाय के अणुओं के मध्य लगने वाले बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, बराबर। उन मध्य जो भी बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, जो एट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, जो बल लग रहा है, उनके कारण जो भी ऊर्जा वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, बराबर, उन अणुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है, उनके द्वारा जो भी ऊर्जा वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, वह अपनी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। निकाय के अणुओं के मध्य लगने वाले बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यहां पे इसकी लिखते हैं कि गैस के किसी निकाय के कोई निकाय असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है। कोई निकाय असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है यदि किसी निकाय के अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा आंतरिक स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा के बारे में बात की है, तो निकाय, जो भी निकाय अपन लेते हैं, वह निकाय असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है, और असंख्य अणु, जब मान लो एक अणु, असंख्य अणुओं में एक अणु के आसपास बहुत सारे अणु होंगे, तो उन दोनों अणुओं के मध्य जो भी बल लग रहा है, उस बल के कारण जो ऊर्जा, जो एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं, आंतरिक स्थिति ऊर्जा। तो सीधी सी बात है, अपन ने यहाँ पे क्या बात की, किसी निकाय में, बराबर, एक आंतरिक ऊर्जा काम करती है, कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, उसमें दो प्रकार की ऊर्जा रहती है, एक गतिज ऊर्जा रहती है, एक स्थितिज ऊर्जा रहती है। यदि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो अपने पास ये आंतरिक ऊर्जा का एक सूत्र बनेगा अपने पास, ठीक है। यदि आदर्श गैस में बात बोलेंगे, यदि आदर्श गैस है, तो दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होगा वह शून्य होगा, बराबर। यदि आदर्श गैस की बात करेंगे, यदि यहां पे मैं एक और पॉइंट लिखता हूं, यदि यहां पे मैं आदर्श गैस की बात करेंगे, तो आदर्श गैस में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल
बल शून्य होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा। इसका एक फॉर्मूला रहता है आंतरिक ऊर्जा का, तो वो बात करते हैं। सबसे पहला आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला रहता है आंतरिक गतिज ऊर्जा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस आंतरिक स्थिति ऊर्जा। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये अपन ने दोनों ऊर्जाओं के बारे में एक फॉर्मूला देखा यहां पे। ठीक है, ये दोनों ऊर्जाओं के बारे में अपन ने एक फॉर्मूला यहां पे क्लियर किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो अपन ने यहां पे क्लियर किया अभी। ठीक है, ये ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपने आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला है आंतरिक गतिज ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थिति ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अपन ने ऊष्मा के बारे में बात की, आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात की, बराबर। कार्य के बारे में बात करते हैं, कार्य क्या होता है। यदि ऊष्मा और कार्य, हीट एंड वर्क, यहां पे यदि मैं हीट एंड वर्क को समझने जाऊंगा, बराबर, हीट एंड वर्क को समझने जाएंगे तो अपने पास जैसे एक पॉइंट अपन यहां पे देख लेते हैं, जैसे देखो यहां पे क्या है, ये पॉइंट में क्या देगा, जब बॉक्स विरामावस्था में है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा U उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। आंतरिक ऊर्जा को U से डिनोट किया जाता है, उसके गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गतियां स्थानांतरित घूर्णनीय कंपन के कारण गतिज ऊर्जा को U में समाहित किया जाता है। यदि यही समग्र बॉक्स कुछ वेग से गतिमान है तो बॉक्स की गतिज ऊर्जा को U में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। देखो ये अपने दूर से टाइप, यदि ये गतिमान है, यदि बोलेगे इस बॉक्स, यदि समग्र बॉक्स कुछ वेग से गतिमान है, यदि ये कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है, अब यहां पे अपन क्या बात करेंगे, तो इसके अंदर U की बात करेंगे तो इसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप से, बराबर। यहां पे क्या किया इसने, इस पॉइंट को आगे की तरफ, इस बॉक्स को, ये बॉक्स बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना, बराबर, तो इस बॉक्स को v वेग से गतिमान किया, तो इस बॉक्स को गतिज ऊर्जा को U में सम्मिलित नहीं करना है। तो यहां पे U जो होगा वह सम्मिलित नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अपन बाहर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह आंतरिक ऊर्जा में सम्मिलित नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अपन यहां पे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं करेंगे ये बॉक्स यदि किसी v वेग से गतिमान है तो इसकी गतिज ऊर्जा को मैं इसमें अपन आंतरिक ऊर्जा के अंदर समझे उसको, वो चीज नहीं होती। तो ये चीज ये अपने पास है। जैसे इसके अंदर अपने पास ऊष्मा व कार्य किसी निकाय में ऊर्जा स्थान के दो विभिन्न विधियां हैं। ऊष्मा और कार्य के बारे में बात करेंगे जिसके उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निकाय और परिवेश के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा को ऊर्जा के रूप स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते, ठीक है। और कार्य उन साधनों के पिस्टन से जुड़े भारों को ऊपर नीचे करके पिस्टन को गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का स्थानांतरण जिनमें तापांतर समाहित नहीं होता, बराबर। तो ये कार्य और ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य के रूप में अभी पढ़ते हैं कि ऊष्मा और कार्य। आंतरिक ऊर्जा के बारे में अपन ने पढ़ लिया। आंतरिक ऊर्जा में कभी निकाय की जो बाहरी गतिज ऊर्जा होती है उसको कभी सम्मिलित नहीं करते, उसको कभी आंतरिक ऊर्जा में नहीं बोलते। जो बॉक्स की
मान लो किसी निकाय की यदि काइनेटिक एनर्जी है, उसको आंतरिक ऊर्जा नहीं बोलते। आंतरिक ऊर्जा मतलब उसके अंदर जो निकाय के अंदर जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा के बारे में बात की गई है। तो यहां पे सेकंड बात करते हैं अपन ऊष्मा और कार्य। ऊष्मा और कार्य, हिट एंड वर्क, हिट एंड वर्क। हिट एंड वर्क, ठीक है। हिट एंड वर्क, ऊष्मा को पहले ही मैं बता के आ गया हूं कि ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका कार्य में रूपांतरण किया जाता है और कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण किया जाता है। इसका जब चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने बोला था कि ऊष्मा को कार्य में रूपांतरण करना, जिसका एक अच्छा सा आपने एग्जाम्पल भी देखा था, भाप इंजन। भाप इंजन क्या करता है, हिट को प्रोड्यूस करके उससे वर्क करवाता है, जो वर्क में रूपांतरण किया जाता है। यदि इसका एग्जाम्पल ऊष्मा का कार्य में, यदि अपन ये पहले भी लिख के आ चुके हैं लेकिन अपन ऊष्मा और कार्य को पढ़ रहे हैं तो मैं वापस एक बार इसको एक बार रिवाइज और करवा देता हूं कि ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण। यदि यहां पे पॉइंट लिखेंगे अपन, पहला पॉइंट ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, किसमें, कार्य में। और इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल अपन ने यहां पे देखा था, भाप इंजन। और आप सबको पता है भाप इंजन कैसे काम करता है, हिट को प्रोड्यूस करता है और उसका रूपांतरण कार्य के रूप में करता है। सेकंड पॉइंट ये का ये, अपन ऊष्मा और कार्य को पढ़ रहे हैं भाई, तो ऊष्मा और कार्य को पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हिट को वर्क में कन्वर्ट किया, तो एक भाप इंजन अपना अच्छा सा एक एग्जांपल आ गया। दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे तो यहां पे यदि मैं कार्य को ऊष्मा में डिनोट करने जाऊंगा, वर्क को हीट में रिप्लेस करना चाहूंगा, तो एक अच्छा सा उदाहरण अपन ने बोला, अपना ये भी पढ़ा था कि एग्जांपल देखा था जिसमें सर्दियों के टाइम में अपन दोनों हाथों को रगड़ा जाता है और अपन को हीट प्रोड्यूस कराई जाती है। तो ये एक अच्छा सा उदाहरण है इसका। भाई अपन ने दोनों हाथों को, सर्दी के मौसम में अपने दोनों हाथों को अपन ने काम करवाया, उससे कार्य करवाया, और जैसे ही अपन ने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा तब एक हिट प्रोड्यूस होने लगी, बराबर। तो वही अपना एक एग्जाम्पल अपने यहां पे लिखते हैं, सर्दियों के मौसम में हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा का उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये अपन ने यहां पे बात की। ठीक है, हिट एंड वर्क के अंदर दो बातों के अपन ने बात की, ऊष्मा और कार्य के रूप में। यदि अपन बोलेंगे कि भाई ऊष्मा, हिट और कार्य, वर्क, दोनों को चीजों को पढ़ लिया, कार्य भाई किसी काम का करो ना, बराबर, भले ऊष्मा का रूपांतरण कार्य में किया है, कार्य का रूपांतरण ऊष्मा में किया, बराबर। लेकिन अब यहां पे पढ़ेंगे अपन एक और एक टर्म्स पढ़ेंगे कि जो भी किया गया कार्य होता है, बराबर, वह ऊष्मा के, हिट के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैं बोलूंगा कि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं अपन, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर। तो यहां पे अपन को पता है कि वर्क को किससे डिनोट किया जाता है, अपन ने वर्क की बात करेंगे तो वर्क को डिनोट किया जाता है W से,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हिट के, और हिट को यदि रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। यदि मैं हिट को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा उष्मा को तो एच से रिप्रेजेंट करते, बराबर। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, W कार्य अनुक्रमानुपाती होता है उष्मा के, बराबर। तो यहां पे W इज प्रोपोर्शनल टू H। अब यहां पे स्थिरांक को हटाना है भाई, सॉरी ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपने पास यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, स्थिरांक लगेगा, और स्थिरांक कौन सा होगा अपने पास, यहां पे लगाएंगे J H, बराबर। और J यहां पे डिनोट कर रहा है अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको जूल नियतांक भी बोला जाता है। J को ये होता है एक नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसको यदि बोलेंगे जूल नियतांक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल नियतांक। W इक्वल टू JAH, बराबर। यदि मैं यहां पे यदि J को डिनोट, जूल नियतांक, यदि जूल को डिनोट करने जाएंगे J, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन H, और W का मतलब क्या होता है, जिसको डिनोट किया जाता है जूल से, और H को किलो कैलोरी से। यदि यहां पे बात करेंगे तो जूल से W को डिनोट किया जाता है अपने पास जूल से, और H को डिनोट किया जाता है किलो कैलोरी से, बराबर। यहां पे बात करेंगे, और यदि J का मान की बात करेंगे, इसका मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी। ये अपने पास एक मान रहता है। यदि मैं J का मान की बात करूंगा, इस J की वैल्यू की बात करेंगे, तो J की वैल्यू यहां पे रहती है, अपने पास J की वैल्यू रहती है, इसमें आपके नहीं दे रखी है लेकिन यहां पे अपन लिखवाते हैं, ठीक है। J की वैल्यू दे रखी है अपने पास 4.2 मल्टीप्लाई टू 10⁻³ जूल अपॉन किलो कैलोरी, बराबर। यदि किलो कैलोरी को रिप्रेजेंट करना, ये पहले भी एक बार मैंने वैल्यू बताई थी तुम्हें, 10⁻³ अपॉन 10⁻³ जूल कैलोरी अपॉन कैलोरी। किलो का मतलब 10⁻³ हो गया, कैंसिल हो गया, J का मान हो गया 4.2 जूल कैलोरी, जूल पर कैलोरी, ये कैलोरी इनवर्स लिख लो इसको, ठीक है। तो ये अपने पास एक J की वैल्यू या J का मान आ जाएगा, ठीक है। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग के बराबर रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि CGS पद्धति के अंदर कार्य मात्रक यदि बोलेंगे कि कार्य का मात्रक जूल रहता है, और अर्ग में बात करेंगे तो 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग रहता है, तो इसमें भी कुछ अपन मात्रक डिनोट कर लेते हैं, बराबर। तो यदि इस वैल्यू को डिनोट करने जाएंगे तो अपने अर्ग में डिनोट करने जाएंगे तो अर्ग में भी डिनोट करके बता दें। यदि 1 जूल का मान अपने पास 10⁻7 अर्ग होता है, और इस वैल्यू को यदि इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो J की वैल्यू जाएगी 4.2 मल्टीप्लाई टू 10⁻7 अर्ग अपॉन कैलोरी। तो अपन ने दोनों कंडीशन के अंदर बता दी, क्लियर। तो ये सारी अपने पास बातें होगी कि भाई अपन ने यहां पे उष्मा और कार्य को समझा, भाई उष्मा क्या होती है, कार्य क्या होती है, उष्मा का रूपांतरण कार्य में किस तरीके से किया, कार्य का रूपांतरण उष्मा में किस तरीके से किया, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन जिसमें एक फॉर्मूला आ गया J इक्वल टू W अपॉन H, कार्य अपॉन हिट, और एक यदि जूल, यहाँ पे जो J का मान है वो अपने पास 4.2 जूल कैलोरी आ गया। अर्ग में भी अपन ने यहाँ पे मान निकाल लिया है, ठीक है। तो यहां तक अपने उष्मा और कार्य के बारे में ये बातें होगी। सेकंड बात करेंगे अपन आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य। यदि मैं आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य की बात करूंगा, वर्क बाय इंटरनल एनर्जी, तो माना किसी उष्मागतिकीय निकाय में एकांक परिच्छेद ए, क्षेत्रफल ए है, पिस्टन की साम्य अवस्था में पिस्टन पर ऊपर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब भीतर से लगने वाला दाब बराबर होंगे। यदि निकाय को उष्मा दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, बराबर। अब देखते हैं यहां पे, देखो एक छोटा सा एक और डेरिवेशन है अपने पास, यहां पे बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य।
ठीक है, आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य। ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य। अब इंटरनल एनर्जी के द्वारा, जो इंटरनल ऊर्जा होती है उसके एनर्जी के द्वारा जो भी वर्क डन कंप्लीट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने को पता है यहां पे एक अपन ने कोई निकाय लिया, ये अपने पास कोई निकाय है, बराबर। ये गैस के अणु है, इस निकाय के अंदर कुछ गैसेस भरी पड़ी है, ये डेल एक्स पिस्टन कुछ चेंजेज हुआ है, परिवर्तित हुआ है, बराबर। ये पिस्टन है अपने पास, क्लियर। तो यहां पे कुछ आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे कि माना किसी इसकी ये रुद्धोष्म दीवार है, ध्यान रखना। एक और चीज यहां पे अपन करना भूल गए हैं, ये बनाते हैं, ये रुद्धोष्म दीवार है, ये रुद्धोष्म दीवार है इसके आसपास, और रुद्धोष्म दीवार तुम्हें पता है क्या काम करती है, इसके टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देगी, बराबर। और नीचे से अपन इसको कुछ टेम्परेचर, तापमान की ऊष्मा दे रहे। यदि यहां पे बात करेंगे, माना किसी ऊष्मा गति की ये निकाय है, बराबर, ऊष्मा गति के निकाय जिसका एकांक परिचय क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है ए है, ये क्षेत्रफल अपने पास ए इसके पास दे रखा है, ठीक है। पिस्टन की साम्य अवस्था में पिस्टन पर ऊपर से लगने वाला दाब और नीचे से इसके अंदर से, एक तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है भाई, इस पे प्रेशर कौन सा लगा, एक तो वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है, बराबर, एक तो वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है और दूसरा प्रेशर एक अंदर की तरफ से इस गैस के अणुओं के द्वारा यहां पे प्रेशर लग रहा है। दोनों का मान क्या है, समान। यदि दोनों का मान समान होगा तो ये साम्य अवस्था में होंगी, बराबर। तो यदि लिखेंगे, माना किसी ऊष्मा गति की निकाय का परिचय क्षेत्रफल ए है, माना किसी ऊष्मा गति की निकाय का क्षेत्रफल ए है और निकाय के पिस्टन की साम्यावस्था में पिस्टन पर और निकाय के पिस्टन की साम्यावस्था में पिस्टन पर लगने वाला बल, वायुमंडलीय दाब पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब व भीतर से लगने वाले दाब व भीतर से गैस द्वारा लगाए गए वायुमंडलीय दाब व भीतर से गैस द्वारा लगाए गए आंतरिक दाब के बराबर होगा। वह भीतर से गैस द्वारा लगाए गए आंतरिक दाब के बराबर होता है, बराबर। तो ये दोनों दाब अपने पास, पिस्टन के ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है और नीचे से आंतरिक दाब जो प्रेशर लग रहा है वह दोनों बराबर है, बराबर। तो निकाय के द्वारा ऊष्मा दी जाए और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो। अब इस निकाय को क्या किया, हिट प्रोवाइड किया, तो इस गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य
तो निकाय के द्वारा किया गया कार्य यदि निकाय को दी गई ऊष्मा के कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तो निकाय द्वारा किया गया कार्य यदि तो निकाय द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। सीधी सी बात है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य इक्वल टू बल मल्टीप्लाई टू विस्थापन, बराबर। कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। जैसे ही हिट प्रोवाइड करेंगे निकाय में कुछ चेंजेस आएगा, गैस अणु का चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि यहाँ पे एफ फोर्सेस लगा गया तो कुछ वर्क हुआ, और वर्क करने के साथ बल एफ लगा, मल्टीप्लाई टू डेल एक्स। चेंज कितना हुआ? परिवर्तन, डेल एक्स अपना चेंज हुआ। क्लियर? तो एफ फोर्सेस लगने के बाद जैसे ही आप हिट ऊष्मा इसको प्रोवाइड करवाओगे तो कुछ न कुछ ये निकाय कार्य करने लगेगा, गैस के अणु कार्य करने लगेंगे। कार्य करने के साथ वर्क में जो चेंजेस आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ मल्टीप्लाई टू डेल एक्स। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? पहला समीकरण। यहां पे सेकंड की बात करेंगे, यदि पिस्टन पर दाब पी हो तो, यदि बोलेगे पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है वह पी है, यदि पिस्टन पर दाब पी है तो P इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? F अपॉन ए। पहले ये करके आगे, बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल क्या है? बल अपॉन क्षेत्रफल। और यहां से यदि मैं बल का फॉर्मूला निकालूंगा, भाई बल का फॉर्मूला निकालेंगे कितना आएगा अपने पास? यदि फोर्सेस निकालेंगे, F इक्वल टू पी, ये अपने पास क्या है? सेकेंड समीकरण। यदि बोलेंगे फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, डेल W इक्वल टू पी ए डेल एक्स, बराबर। पी ए डेल एक्स, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ए डेल एक्स, ये अपने पास वैल्यू आ गई। जो वर्क किया गया वह कितना वर्क किया गया? प्रेशर एरिया इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपना, ठीक है। तो ये अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी। आगे यदि मैं यहां पे बात करेंगे डेल वी की, तो यहां पे अपने पास एक फॉर्मूला आता है। देखो अपने पास एक फॉर्मूला आता है, देखो यहां पे एक फॉर्मूला लिख रखा है अपने पास। यदि मैं वॉल्यूम की बात करूंगा इसके अंदर, इस निकाय के अंदर इसके वॉल्यूम की, इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन का एक फॉर्मूला होता है अपने पास। आयतन का फॉर्मूला होता है जिसको डेल वी से डिनोट करेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डेल वी से डिनोट करेंगे। डेल वी होता है ए डेल एक्स, बराबर। और ये डेल एक्स की जगह यदि मैं मान लो इसको 3 समीकरण नाम दे दे, तो डेल वी का मान 3 में रखने पर तो क्या होगा? यहां पे देखो लिख रखा है, तो डेल W इक्वल टू आ जाएगा P डेल V। ये लास्ट वाला वर्क अपने पास कंप्लीट हुआ, ये वर्क अपने पास कंप्लीट हो गया। यहां तक अपन ने ये क्लियर किया पूरा, ठीक है। ये अपने पास क्या है लास्ट वाला, कि अपन ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा जो भी वर्क किया गया, जब निकाय की इंटरनल एनर्जी के द्वारा जो वर्क किया गया, उस वर्क का फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया, डेल W इक्वल टू P डेल V, ठीक है। तो ये यहां तक अपने कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने ऊष्मागतिकी शून्य की कोटि का नियम पढ़ा, कुछ आंतरिक ऊर्जा और कार्य के बारे में भी पढ़ा, हिट और वर्क के बारे में भी पढ़ा, और इंटरनल एनर्जी के द्वारा जो भी काम किया गया है वह भी पढ़ा, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।